अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जब ये कहानी मैंने खुद सुनी तो बहुत सी मेरी अपनी यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि अमेरिका से जुड़ी ये जो कहानी है, जिनका नाम सीमाब है, उन्होंने वहाँ से भेजी है। तो मैं जब इस कहानी के अंदर इस तरह खो सा गया, मुझे लगा ये सारे मंजर मेरी आंखों के सामने चल रहे हैं, तो मेरे अंदर एक फिर से शदीद ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं दोबारा वहाँ पे मौजूद हूँ उस मुल्क में। वो रातें भी मुझे याद आने लगी जब वहाँ पे कैंप के लिए पहले से शान जी ने बुकिंग कराई और वहाँ पे हम गए, हमने कैंपिंग की। एक ऐसी जगह पे वहाँ पे हमने कैंप लगाए जहाँ पे पहाड़ों में रहने वाला शेर भी था। वहाँ पे बेइंतहा फैले हुए रेटलर सांप और मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले सांप जो इंसान को डस ले तो मौत वाक़ हो सकती है, वो भी वहाँ पे बेइंतहा मौजूद थे। रीछ बेइंतहा थे जो आपके कैंप में आ जाते थे और आके आपका सब कुछ खा जाते थे। और जो मेरी यूएसए में फैमिली है, उनके साथ एक दफ़ा ऐसे हुआ भी था कि वो कैंप छोड़ के भाग गए थे, रीछ आ गया था और सब कुछ खा के चला गया था। और वो रात भी मुझे याद है, जब हम अपने कैंप में लेटे हुए थे तो मेरी वाइफ ने मुझे जगाया। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा वो देखो मेरी सर वाली साइड से एक सांप है जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहती है देखें तो सही। और जब मैंने रोशनी की तो पता लगा वाकई जिस अंदाज में सांप होता है, रेशमी वो बना हुए होते हैं, वो आपके कैंप जो होते हैं, उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और स्लिप हो जाता था। लेकिन कहीं पता था ये जो कैंप वहाँ के इस अंदाज में बनाए जाते हैं कि कोई भी इस तरह की जो सांप वगैरह हैं अंदर दाखिल ना हो सके। जानवर रीछ हो या शेर हो, वो तो कुछ भी आप उनसे नहीं बच सकते हो, तो एक सेकंड से उधेड़ के रख देगा कैंप को। लेकिन कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो मैंने कहा यार सो जाओ, अंदर तो नहीं आ सकता। तो उसने कहा कमाल है, आप सो सकते हैं ऐसे माहौल में, मैं तो नहीं सो सकती। तो ये इस तरह का जो माहौल, जहाँ पे बल्कि मैं शदीद ख्वाहिश रखता हूँ मेरा जो घर हो ऐसे जंगल में हो, ऐसे वीराने में हो, जहाँ पे हर रात एक नया भयानक मंजर हो, मैं वहाँ पे घूमूँ, वहाँ पे अकेला रहूँ। बहुत सारे लोग इसको खौफ में आ जाएंगे, इस तरह की बातें वो कहेंगे पागल है कि ऐसे जंगल में रहना। सबसे खौफ, सबसे जिससे मैं डरता हूँ और आप लोगों को भी डरना चाहिए, सबसे खौफनाक इस दुनिया में जो मखलूक है वो इंसान है, जिसका सबसे ज़्यादा डर है। चाहे जिन्नात हो या जितने भी जानवर हैं, इनसे बचा जा सकता है। इंसान एक वाहिद अल्लाह ताला की बनाई हुई ऐसी अशरफुल मखलूक़ात में से अशरफ मखलूक है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। जिससे मुझे स्पेशली, मैं अपनी बात करूं, आपको ज़रूरी नहीं कि आप इससे एग्री करें, मैं बहुत डरता हूं इंसान से। ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। बाकी जानवर भी बेज़ुबान हैं, ये भी एहसासात रखते हैं। नुकसान ऐसे तब तक नहीं पहुंचाते जब तक उनको ये महसूस ना हो कि उनको आपसे ख़तरा है। जब जानवर को लगता है मुझे इंसान से ख़तरा है, तब वो आप पे हमलावर होते हैं, वैसे नहीं होते। सांप को भी रास्ता दें तो चला जाता है। मुझे इन चीज़ों से डर नहीं लगता, जिनात से डर नहीं लगता, इंसान से लगता है। और सीमाब साहबा ने जो कहानी भेजी है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप भी कहानी को सुनने की उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगेगी। आप भी अपने आप को उस मंज़र में पाएंगे जो मैं कहानी सुनते हुए अपने आप को महसूस कर रहा था। तो कमेंट्स में ज़रूर नीचे लिख दीजिएगा कैसा लगा, अपने आप को मंज़र में कैसे पाया। नाम उन्होंने कहा है कि जो एक नाम है शान, वो आपने कहा फ़र्ज़ी रख लें, और ये उनके एक रिलेटिव हैं बहुत करीब के। उन्होंने कहा उनकी कहानी है और अब तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनकी ये ज़िंदगी का बहुत ही खौफनाक वाक़या है जो अक्सर उनको बैठ के सुनाते थे। और वो कहते हैं ये स्टोरी हम उनसे कई दफ़ा सुन चुके हैं। और उनके जो दोस्त हैं उन्होंने कहा उनका बेशक नाम आप रियल बता दें, रिचर्ड, मतलब उससे आगे पीछे कुछ रखते हैं। उन्होंने कहा आप जस्ट रिचर्ड ही कह दें, शान और रिचर्ड। शान भी उनके करीब तरीन कोई नाम है, तो उन्होंने कहा वो खुद चाहते थे कि क्लियर नाम ना हो, बस इस तरह का नाम ले लें। अच्छा, जब मैं भी वहाँ पे पहुँचा था जो शान नाम से, इसलिए मेरे जहन में एक बात आ रही है, जो मेरे साथ शान थे उनके साथ भी बहुत सारी इस तरह की जिन्नात की, और वो मानते नहीं है जिन्नात को, डरते नहीं है, लेकिन उनके साथ वाक़यात बहुत ज़्यादा जिन्नात के हो चुके हैं। अमेरिका की स्पेशली बात करें तो वो इतना ज़्यादा पहाड़ हैं, गैर आबाद हैं। बड़े बड़े जो शहर हैं न्यूयॉर्क के, इस तरह के, वहाँ पे तो रश है, इंसान ही इंसान है। लेकिन कैलिफोर्निया की बात करें तो वहाँ तो भरी पड़ी हैं कहानियाँ, क्योंकि मैं उसका खुद गवाह हूँ। मैंने खुद वहाँ पे बहुत मंजर देखे हैं। शान और रिचर्ड बहुत अच्छे दोस्त थे, ज़िंदगी का बहुत
नौजवानी का कीमती हिस्सा उन्होंने इकट्ठे गुजारा था। दोनों शिकार के शौकीन थे और अक्सर शिकार पे निकल जाते थे। दोनों ही माशाल्लाह से बहुत ही बहादुर थे, लेकिन उनकी यारी बहुत ही ज़बरदस्त थी। नाम से जिस तरह आपको वाकिफ़ है, शान इनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान से वाबस्ता थे। ये लोग पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हुए थे। शान उनमें से ऐसा था जो वहीं पे ही पैदा हुआ था अमेरिका में, लेकिन उसको उर्दू बोलनी आती थी, उसको कुरान मजीद उसने पढ़ा था, वालिदैन ने उसको पढ़ाया था, वो एक मुसलमान फैमिली से था, तो बहुत सारी आदात वो कहते हैं उसके अंदर एक अच्छी आदात थी, एक अच्छे मुसलमान वाली आदात थी। दोनों दोस्त शिकार के लिए जाते और बाजू का 2 रातें शिकार पे गुजारते, कभी 1 रात शिकार पे गुजारते और वापस आ जाते। रिचर्ड सिगरेट पीता था, कभी कभी शान भी उसके साथ सिगरेट लगा लेता था, लेकिन वो कहते वो पीता नहीं था, ऐसे मुंह में कश लेके छोड़ देता था, अंदर इनहेल नहीं करता था। ऐसे ही एक रात बैठे हुए प्रोग्राम बना कि यार एक फलां जगह में पता लगा है वो जो जंगल है काफ़ी घना है, बहुत कम लोग हैं उस घने जंगल में शिकार के लिए जाते हैं, क्यों ना यार वहाँ पे शिकार के लिए चला जाए। तो दोनों दोस्तों में ठान गई कि ठीक है यार, इस वीकेंड पे हम वहीं शिकार पे चलते हैं। वीकेंड पहुंच गया, दोनों तैयारी करके भरपूर शिकारी थे, पता था क्या क्या सामान शिकार के लिए लेके जाना है, क्योंकि वहीं पे ही शिकार करते, रात को खाने पीने का सामान अपने साथ लेके जाते, निकालते, पकाते, गपशप करते। जो रिचर्ड था वो एक बहुत अच्छा निशानेबाज था, उसका अपना पिस्तौल था। अच्छा, ये जो लफ्ज़ पिस्तौल, इसको मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, लेकिन ऑब्जेक्शन होती है ऐसे वर्ड्स बोलने पे यूट्यूब पे, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ सादा लफ्ज़ बोलूँ। तो वो हमेशा अपना पिस्तौल अपने साथ रखता था शिकार के मौके पे, और वो रेडी होता था कि कहीं पे भी उसकी अगर ज़रूरत पेश आए तो वो निकाले और वो हमला कर दे। वो दोनों उस जंगल में पहुंचे। आज जब वो रवाना हो रहे थे इस वीकेंड पे, आसमान बादलों से भरा हुआ था, लगता था किसी वक्त भी बारिश आ जाएगी। काली घटाटोप बादलों के टुकड़े तेजी के साथ आगे पीछे हो रहे थे, जैसे अपनी अपनी जगह सेट कर रहे हों, बरसने के लिए तैयार हो रहे हों। साथ साथ गरज चमक भी थी, आवाज भी आ रही थी, जो इस चीज का ऐलान था बरसने को है बारिश। वो दोनों दोस्त जब जंगल में अपने सामान को उतार रहे थे गाड़ी से, तो ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, यार हम आ तो गए हैं, लेकिन आज मौसम भी लग रहा है कि बड़ी शदीद बारिश होने वाली है। वो दोनों सामान रख गए और कहा, चलो अब थोड़ा सा शिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों दोस्त शिकार के लिए आगे बढ़ गए। दरख्तों से भरा हुआ ये जंगल था, लेकिन अभी तक किसी भी जानवर से उनका आमना सामना नहीं हुआ था। तो शान बोला कि यार तू कहाँ लेके आ गया, यहां तो लगता कोई जानवर है ही नहीं, हम यहां पे क्या शिकार करेंगे। उसने कहा, यार सुना मैंने इसके बारे में बहुत। रिचर्ड बोला, कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अभी तो शुरू हुआ है यार, आगे तो चलो। चलते 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 उन दरख्तों के बीच में जब चल रहे थे, जब पत्ते काफ़ी अरसे से पड़े रहते हैं, तो जंगलों में पत्तों को कोई साफ़ करने वाला तो होता नहीं है, तो पत्ते सूख के इस तरह के हो जाते हैं कि जब उनके ऊपर पाँव रखा जाता है तो चरचराहट की आवाज़ आती है। पत्ते टूटने से एक ऐसी खामोशी को तोड़ते हुई चरचराहट आती है कि कानों को, वो भी इंसान डरने वाला हो तो डराने के लिए काफ़ी आवाज़ होती है। वो दोनों दोस्त पत्तों पे पाँव रखते हुए चरचराहट पैदा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक शोर सा था जो चलने की वजह से था, उन पत्तों के ऊपर पाँव रखने की वजह से ऐसे पत्तों पे पाँव रखते हुए वो आगे चल रहे थे। काफ़ी देर जब वो चलते रहे तो शान बोला, यार लगता है यहाँ पे मुझे कोई जानवर अभी तक तो नज़र नहीं आया, क्या कहते हो वापस चलें? तो रिचर्ड बोला, यार इतनी जल्दी घबरा क्यों गए हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा, थोड़ा सा और तो चलो, हमने वैसे भी रात यहीं पे गुजारनी है, तो थोड़ा सा जब थक जाएंगे चलेंगे, पकाएंगे, खाएंगे, मज़े करेंगे। दोनों के पास तो अपना अपना पिस्तौल था, लेकिन निशानेबाज जो अच्छा था वो ज़्यादा अच्छा निशाना तो शान का भी अच्छा था, लेकिन रिचर्ड बहुत अच्छा निशानेबाज था।
इसी तरह चलते चलते जब वो काफ़ी आगे चले गए तो एक जगह पे अब वो ऊपर की तरफ भी देख रहे थे, जिससे उनको अंदाज़ा होता था दरख्तों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, जंगल के अंदर मौजूद जो दरख्त होते हैं एक दूसरे के साथ इस तरह सर से सर जोड़ के खड़े होते हैं, पत्तों से पत्ते इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि दिन की रोशनी में भी नीचे छाँव हो जाती है, सूरज की किरणें नीचे नहीं पहुँच सकती, छतरी सी बना लेते हैं एक दूसरे के साथ सर जोड़ के। तो आज तो वैसे ही बादल थे और वो जिस वक्त पहुंचे थे रात होने ही वाली थी, तो चलते चलते जितनी दूर आ गए थे अब रात तकरीबन होने ही वाली थी। चलते चलते उन्हीं पत्तों को शोर करते करते उनको एहसास हुआ एक और आवाज़ भी कानों में आ रही है, वो भी उन्हीं पत्तों के ऊपर चलने की है, शोर पैदा कर रही है, चरचराहट पत्तों के टूटने की आवाज़। वो दोनों एकदम से पीछे मुड़े, जैसे उनको एहसास हो गया कोई पीछे और भी चलता हुआ आया है। जैसे ही मुड़े और वो अपनी जगह पे साकित से हो गए, ऐसे जैसे मुजस्सम से पत्थर से बन गए। उनके बिल्कुल पीछे तकरीबन 2 से 3 फुट के फासले पे एक काली स्याह बिल्ली मौजूद थी तो ये एक बिल्ली, लेकिन साइज इतना बड़ा था कि वो दोनों देख के हैरान रह गए कि उन्होंने ज़िंदगी में काली बिल्ली का इतना बड़ा साइज नहीं देखा था। हट्टी कट्टी मोटी ताज़ी बहुत बड़ी बिल्ली। बज़ाहिर तो वो बिल्ली थी, कदो कामत उसके कुत्ते जैसी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में, शान जी और मैं वहाँ पे अमेरिका में फिर रहे थे, एक बिल्ली को देखा था और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, मुझे यकीन था कि अगर खुदा ना खास्ता वो हम पे हमला कर देती तो शायद शेर की तरह हमें चीड़ फाड़ देती। वो बहुत बड़ी थी और इतनी बड़ी थी मैं उसको कोई और जानवर समझा था, तो मुझे शान जी ने बताया कि ये बिल्ली है, इसको जंगली बिल्ली कहते हैं, ये बहुत खौफनाक होती है। लेकिन वो जो काली स्याह सी बिल्ली थी जिसकी जिसामत बहुत बड़ी थी, उसकी आंखें अजीबो गरीब सी थीं, लाल सुर्ख आंखें, ऐसी आंखें जो अमूमन बिल्ली की नहीं होती। वो इस अंदाज में उनको घूर के देख रही थी जैसे अभी ही उन पे हमला कर देगी। लेकिन आंखें देख के दोनों चौंके हुए थे। साइज तो पहले ही डरा गया था कि ये साइज बिल्ली का नहीं हो सकता, और जंगल में इतनी बड़ी बिल्ली, वो भी हमला करने के लिए तैयार। अगर मान लिया जाए ये जंगली बिल्ली है, आंखें कैसी हैं? ये आंखें बिल्ली की नहीं, ऐसी लाल सुर्ख आंखें और इतनी बड़ी बड़ी आंखें बिल्ली की नहीं होती। फौरी तौर पे अपना पिस्तौल रिचर्ड ने निकाला। वो एक बेहतरीन निशानाबाज था। उसने सीधे उसके सर का निशाना लिया। इससे पहले कि बिल्ली उन पे हमला करती, उसने गोली चला दी। पिस्तौल से निकली हुई गोली उसके सर से लगती हुई, सर के अंदर से गुजरती हुई पीछे दरख्त को जा लगी, और वो दोनों इस बात पे हैरान रह गए कि गोली लगी है या वहम है या क्या हुआ है। गुजरते हुए तो देखा है, लेकिन बिल्ली अभी भी अपनी जगह पे टस से मस नहीं हुई मौजूद थी। इससे पहले कि बिल्ली और जो गुस्से में आ चुकी थी उस गोली की वजह से, अभी हमले के लिए ऐसे उड़ने ही लगी थी कि उसने फिर से एक और गोली चला दी। इस दफा गोली क्लियर सर के नीचे, मुंह से भी थोड़ा सा नीचे, उसके जिस्म के अंदर घुस गई। बाहर निकलते गोली को उन्होंने नहीं देखा। पहली गोली तो चलो वहम में हो गई कि सर से लगी है, सर को टकरा के ही पीछे दरख्त को शायद लग गई हो, लेकिन लगता यही था सर के अंदर से गई है। इस दफा गोली बिल्कुल जिस्म के अंदर गई और निकली नहीं। तभी दोनों को एहसास हुआ गोली जिस्म के अंदर चली गई। बिल्ली अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी हुई, टस से मस नहीं हुई, हिली तक नहीं। तभी उनको एहसास हो गया, नहीं, ये बिल्ली नहीं है। रिचर्ड की आवाज आई, शान भागो। और अभी ये जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ था कि बिल्ली ने उसी वक्त जोर से अपनी जगह से छलांग मारी, जिसको दूसरी गोली भी लगी थी और कोई फर्क नहीं पड़ा था। इतनी जोर से उसने छलांग मारी कि उसने जैसे दीवार पे चारों टांगे मार के कोई नीचे गिर जाता है, इस अंदाज में उसने रिचर्ड को चारों टांगे मारी और नीचे गिर गई। उसके हाथ से पिस्तौल नीचे जा गिरा और दोनों ने भागना शुरू कर दिया। अब वो दोनों इस अंदाज में भाग रहे थे कि उनको कोई होश नहीं था। उस जंगल में जो कांटेदार दरख्त थे, उनको कहां कहां कांटे चबो रहे थे, कहां कहां पत्तों से, टहनियों से, दरख्तों से वो उलझते जा रहे थे। एक टाइम आया, रिचर्ड किसी और सिमत भाग गया और शान किसी और सिमत भाग गया। शान गिरता 2-3 दफ़ा गिरता खड़ा हो जाता, गिरता खड़ा हो जाता, और वो भागता जा रहा था। उसको अंदाज़ा हो चुका था एक ऐसी मखलूक से उसका पाला पड़ा है जो जानवर नहीं, बिल्ली नहीं है, कोई और
गैर मरई मखलूक है जिस पे गोली भी असर नहीं कर रही। 2-3 दफ़ा वो गिरा था, उसको कांटे चेहरे पे, हर जगह पे उसको जिस्म पे लग चुके थे, लेकिन ज़िंदगी बचाना मकसद था। वो फिर भी भागता रहा। भागते भागते उसने मुड़ के हिम्मत करके एक दफ़ा पीछे देखा कि बिल्ली कहाँ तक उसके करीब आ चुकी है, तो देखा बिल्ली का दूर दूर तक कहीं पे नामो निशान भी नहीं है। तो उसको बहुत सांस चढ़ चुकी थी। वो कितनी दूर भाग के आया था ज़िंदगी बचाने के लिए वो नहीं जानता था। अब उसको एहसास हुआ कि उसका सांस उखड़ा हुआ है। वो ज़ोर ज़ोर से ऊंचे ऊंचे सांस लेने लगा और दिल की धड़कन को नॉर्मल करने लगा। उसको लगता था कि दिल इतनी तेज़ी से भागने की वजह से धड़क रहा है कि निकल के बाहर आ जाएगा। एक दरख्त के साथ टेक लगा के खड़ा हो गया, अपने सांस बहाल करने लगा कि या खुदाया ये क्या मंजर था, क्या देखा, क्या हुआ। थोड़ी सी दिल की धड़कन नॉर्मल हुई, बेहतर हुई, तो वो चल पड़ा इस उम्मीद पे कि मैं मदद के लिए किसी को पुकार सकूं। चलते चलते उसकी निगाह एक जगह पे पड़ी तो उसको कहीं से रोशनी नजर आई। ऐसी रोशनी दुनिया की रोशनी होती है, किसी बल्ब की रोशनी होती है, जैसे किसी घर से रोशनी नजर आ रही हो। वो उसी सिमत चलना शुरू हो गया। अब भी उसी के पाँव के नीचे पत्ते चरचरा रहे थे। वो पत्तों पे ही चलता जा रहा था, सिवाय इसके कि खौफ के आलम में। पहले दोनों दोस्त इकट्ठे पत्तों में चल रहे थे तो कोई खौफ नहीं था। इस वक्त वो खौफ से भरपूर कांपते हुए जिस्म के साथ, जख्मी जिस्म के साथ चलता चलता उसी सिमत चलना शुरू हो गया जिस सिमत वो लाइट नजर आ रही थी। और चलते चलते उसको दूर से एक पुराना बना हुआ बड़ा सा घर नजर आया, जैसे जंगल में बड़े से लकड़ी के बने हुए घर नजर आते हैं। और वो रोशनी उसी घर से आ रही थी। जूं जूं उस घर के करीब जा रहा था तो वो एक ऐसे एरिया में बनाया गया था घर। उसके इर्द गिर्द तो दरख्त थे, लेकिन जिस जगह पे वो घर था उस वक्त वहां पे दरख्त नहीं थे। वो जैसे कैसे उस घर के करीब पहुंच गया, जाते ही उसने उसका बड़ा सा जो लकड़ी का दरवाज़ा था उसको खटखटाना शुरू कर दिया। पहली खटखटाहट पे कोई भी आवाज़ नहीं आई। रोशनी जल रही थी, यकीनन कोई इंसान तो था अंदर, तभी लाइट जल रही थी। जब पहली दफ़ा आवाज़ नहीं आई तो फिर थोड़ी देर के बाद उसने फिर ज़ोर से दोनों हाथों से दरवाजे को खटखटाना शुरू कर दिया और इंग्लिश में बोलने लगा, हेल्प मी, कोई है, मेरी मदद करो। तो ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई लकड़ी का बने हुए घर के अंदर लकड़ी के ही फर्श पे कोई चलता हुआ आ रहा हो। तो वो रुक गया इस उम्मीद के साथ कि कोई आ ही रहा है। दरवाज़ा पुराना था और जब उसकी खुलने की आवाज़ आई तो दरवाजे की एक चरचराहट आई, और एक बुढ़िया बाहर निकली जो लगता था काफ़ी उम्र हो चुकी है उसकी। और उसने उसको देखते ही चौंक सी गई और कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, मैं और मेरा दोस्त यहाँ शिकार के लिए आए थे, लेकिन हमारे साथ एक खौफनाक वाक़या पेश आ गया है। मेरे दोस्त का कोई पता नहीं और मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इससे आगे वो अभी जुमला भी नहीं बोल पाया था कि उसके सर के अंदर से बाकायदा चक्कर आने शुरू हो गए और वो धड़म से ज़मीन पे गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो एक बिस्तर पर लेटा था। कमरे के अंदर रोशनी जल रही थी। उसने पूरे कमरे का नज़ारा किया। एक बाहर से बहुत खंडर पुराना नज़र आने वाला घर अंदर से काफ़ी खूबसूरत था, क्योंकि इंसान बसते थे उसके अंदर। उसी वक्त उसने अपने जिस्म की तरफ देखा तो उसके जगह जगह जिस्म के ऊपर पट्टियाँ बंधी हुई थी। लगता था जहाँ जहाँ पे उसको ज़ख़म आए थे वहाँ पे मरहम पट्टी कर दी गई थी। और उसी वक्त कमरे के अंदर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसकी निगाह उसी तरफ गई तो एक इंतहाई हसीनो जमील दोशीज़ा दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुई। और जैसे ही शान ने उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसकी नीली आंखें थीं, उसके बहुत खूबसूरत बाल थे, बहुत बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद रंग, ऐसी जैसे कोई परी हो, जैसे कोई शहज़ादी हो। ऐसी खूबसूरत लड़की उसने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। जंगल की इस पुरानी सी बने हुए लकड़ी के घर में इतनी खूबसूरत लड़की देख के वो हैरान रह गया, जैसे किसी परी से, किसी जिन्नी से उसका पाला पड़ गया हो, कोई और ही दुनिया से आई वो मखलूक हो। उसके करीब आई मुस्कुराती हुई और कहा, आपको होश आ गया? उसने कहा, जी मुझे होश आ गया, आप कौन हैं? उसने कहा, मेरा नाम जूलिया है, मैं यहीं रहती हूँ। जब आप दरवाजे पे आए थे तो आप गिरकर बेहोश हो गए थे,
तो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दे के अंदर से बुलाया था, हम दोनों ही आपको लेके अंदर आए हैं। शान बोला, क्या आप इस घर में आप और आपकी माँ रहती है? उसने कहा, नहीं, मेरे शौहर भी हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, और वो जो मेरी माँ है असल में वो मेरी सास हैं। मैं उनको माँ कहती हूँ। मेरे शौहर भी यहाँ पे रहते हैं, उनका नाम टॉम है। ये भी एक फर्जी नाम है। आप काफ़ी ज़्यादा चोटों से भरे हुए थे, आपकी मरहम पट्टी मैंने कर दी है। क्या हुआ था आपके साथ? शान जो उसकी खूबसूरती में महव सा हो गया था, दीवाना सा हो गया था, सोच रहा था काश वो कुंवारी होती तो उससे शादी कर लेता, क्योंकि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। लेकिन उसने उसका दिल तोड़ दिया ये बता के कि वो शादीशुदा है और अपने शौहर के साथ रहती है, वो भी इस जंगल में। लेकिन वो फिर भी उसको देखे जा रहा था। जब उसने कहा, अपनी बताइए आपके साथ क्या हुआ, तो उसने पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद उसने कहा, मेरे शौहर बाहर गए हैं, वो जैसे ही आते हैं मैं उनको भेजती हूँ कि वो आपके दोस्त को भी जंगल में तलाश कर सकें। अभी आप लेटें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। वो गई और जब दोबारा आई तो उसके साथ वही बुढ़िया जिसने दरवाज़ा खोला था वो भी उसके साथ थी, और वो लड़की हाथ में ट्रे लेके आ रही थी, उसके ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था। बुढ़िया जब उसके साथ आई तो उसको कहा, बेटा तुम्हें होश आ गया, शुक्र है, हम तो बहुत परेशान हो गए थे, तुम्हें काफ़ी चोटें आई थी, उठो खाना खा लो। जब ट्रे सामने रखा गया और कपड़े को हटाया गया तो उसके अंदर ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, उसका भूख से बुरा हाल था। और कपड़ा जब हटाया गया तो सामने भुना हुआ ज़बरदस्त किस्म का गोश्त था, जो अभी अभी पकाया गया था और बहुत ही लजीज था। और उसने जैसे ही थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा तो उसको लगा कि बहुत ही लजीज गोश्त है, और वो खाता गया। वो बूढ़ी और वो जूलिया उसको खड़े देखते रहे और कहा, आप आराम से खाना खाओ, हम बाद में आते हैं। वो लोग चले गए। उसने खाना खा लिया तो थोड़ी देर के बाद फिर से जूलिया अंदर आई और कहा, मेरे शौहर आ गए थे, मैंने उनको भेज दिया है कि वो आपके दोस्त को जंगल में ढूंढ के लाएं ताकि उनका भी पता लगा सके। बहुत बुरा वाक़या हुआ है जो आपके साथ हुआ है। उसने बर्तन उठाए और वो चली गई। वो कुछ देर सोचता रहा कि क्या हुआ, हम कैसे आए, ज़िंदगी का कैसा वाक़या था, कैसे हमने गोलियां चलाई, उसको नहीं लगी। वो सारे मंजर सोचते सोचते अभी भी उसको जिस्म में दर्द सी हो रही थी, तकलीफ सी हो रही थी, उसको नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसके बाजू, जो उल्टे हाथ का बाजू था, उसके ऊपर एक पट्टी बंधी हुई थी और उसको दर्द हो रहा था। उसने कहा, ये क्या है? ये पहले तो पट्टी नहीं बंधी हुई थी, अब कैसी पट्टी है? वो अभी सोच ही रहा था कि कमरे का दरवाजा खुला। जूलिया, उसका शौहर, टॉम दोनों दाखिल हुए और टॉम ने देखते ही कहा, अच्छा ये हैं वो मुसाफिर जिनके साथ वाक़या पेश आया था। जवान, अब तबीयत कैसी है? उसने कहा, काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, लेकिन इस बाजू में मेरी तकलीफ़ हो रही है। पहले तो पट्टी भी नहीं थी, अब पट्टी बंधी हुई भी है। तो जूलिया बोली, आपके जिस्म से मुख्तलिफ़ कांटे मैंने निकाल दिए थे, लेकिन यहाँ पे कांटे लगे हुए थे। बाद में मेरी निगाह पड़ी तो मैंने निकाल के उसके ऊपर पट्टी बांध दी है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टॉम बोला, मेरा नाम टॉम है। मुझे इन्होंने जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ आपकी कहानी सुनाई तो मैं फौरी तौर पे निकल गया था आपके दोस्त को ढूंढने के लिए। हमारे आबाओ अजदाद भी इसी घर में रहते थे, हम भी इसी घर में रहते हैं। जंगल में लकड़ियाँ काटते हैं, गुजर बसर करते हैं। शहरों में आज भी लोग जब सर्दियाँ होती हैं तो आतिशदान जो बनाए होते हैं उसके अंदर जो लकड़ियाँ काट के जलाई जाती हैं वो हम ही फ़रोख्त करते हैं। लेकिन तुम्हारे साथ जो वाक़या हुआ है बहुत अजीब व गरीब हुआ है। जंगल में इस तरह का आज तक वाक़या नहीं हुआ। बिल्ली ज़रूर सुनी है, हमला करते भी सुना है, लेकिन उसको गोलियां चलाने पे भी कुछ नहीं हुआ। ये बहुत हैरान कुन था। बहरहाल तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। वो उसके साथ बातें करते रहे। थोड़ी देर के बाद वो बुढ़िया भी आ गई, वो भी उसका दिल बहलाने के लिए बातें करती रही और उसके बाद वो चले गए।
थोड़ी देर के बाद वो उठ के बैठ गया। उसने कहा मुझे दर्द क्यों हो रही है। उसने उसी हाथ पे जो पट्टी बंधी हुई थी उस पट्टी को खोला तो वाकई जिस तरह उसने कहा 2 कांटे लगे हुए थे। उसने देखा 2 कांटों की जगह बनी हुई थी, जैसे 2 कांटे चुभे हों लेकिन निकाल दिए गए हों, और वहीं पे थोड़ा सा अभी भी खून जमा हुआ था। वो सही कह रही थी। उसने दोबारा से पट्टी बांधी और लेट गया। अब वो अभी अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था कि मेरा दोस्त इस वक्त रिचर्ड कहाँ होगा, क्या मुझे ढूंढ रहा होगा, या खुदा ना खास्ता उस बिल्ला उसी के पीछे तो नहीं, वो बिल्ली जो थी वो उसी के पीछे तो नहीं भागती रही, वो जिंदा भी है या नहीं है, वो कहाँ है, क्या वो वापस पहुँच गया है, क्या किसी को मदद के लिए पुकार के लाएगा, क्या करेगा, मुझे ढूंढेगा। ऐसी बहुत सारी बातें वो सोच रहा था। रात के पहर उसकी आंख दोबारा से खुल गई। उसको शदीद प्यास लग रही थी। उसने आंखें खोली और उसने जो उसकी लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी राइट साइड पे बेड के साथ टेबल रखी हुई थी, वहाँ पे जग गिलास भी उन्होंने रख दिया था। वो उसकी तरफ जैसे ही देखने लगा तो उसको अपने उल्टे हाथ में ऐसे दर्द सी महसूस हुई, जैसे कोई सुई चुभ रही हो उसको। और उसने जैसे उस तरफ देखा तो उसको एक साया सा नजर आया, जैसे कोई गुजरा हो कमरे से। उसने साये को देखा और हैरान सा हुआ कि कौन था, जैसे कुछ गुजरा हो। फिर उसको लगा नहीं शायद ये मेरा कोई वहम था या मैंने किसी को गुजरते हुए देखा है। खैर वो उठ के बैठ गया। ये रात का पहर था। उसको इतनी प्यास कभी नहीं लगी थी। उसने एक गिलास पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, उसकी प्यास खत्म होने का नाम नहीं थी। चौथा गिलास भी वो पी गया, प्यास खत्म नहीं हो रही थी। अभी भी उसको प्यास लगी हुई थी। 4 गिलास वो पी चुका था, लेकिन अभी मजीद पानी पीने की गुंजाइश नहीं थी। अब उसको नींद ही नहीं आई प्यास की वजह से। वो लेटा रहा यहां तक कि सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो उठ के वो अपने कमरे में टहलना शुरू हो गया कि थोड़ा सी और पानी जो है हजम हो, वॉशरूम से मैं हो आऊँ तो मज़ीद पानी पी के अपनी प्यास को ख़त्म कर सकूँ। तो उसी वक्त जूलिया और टॉम कमरे में दाखिल हुआ और उसको देखते ही कहा, ओह गुड, तुम अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हो, तभी तुम टहल रहे हो। इसका मतलब है तुम्हारी कमज़ोरी कुछ ठीक हो गई है। क्या तुम चाहोगे तुम्हें हम घर का विज़िट करा सकें, घर देखना चाहोगे? उसने कहा हाँ, मैं इस घर को देखना चाहूँगा। तो जूलिया और टॉम उसको लेके कमरे से बाहर निकले। सामने एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे एक साइड पे आतिशदान भी बनाया गया था और बैठने की ये जगह थी, और साइड पे ही किचन भी बनाया गया था। बिल्कुल सामने एक कॉरिडोर सा था। जब वो कॉरिडोर से दाखिल हुए तो उसके इर्द गिर्द काफ़ी कमरे बने हुए थे। इस लकड़ी के बने हुए घर को उसने बाहर से तो देखा था, एक पुराना घर, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं लगा सका था कितना बड़ा घर है। वो कॉरिडोर से गुजरा तो लेफ्ट राइट बहुत सारे कमरे थे। वो उनको कमरे खोल के दिखाते, ये फलां कमरा है, ये इसका कमरा है, ये भी एक हमारा बेडरूम है, ये भी है। और वो हैरान था, जो बाहर से लकड़ी का पुराना बना हुआ घर है, अंदर से बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था, बहुत ही सजावट थी उसके अंदर। और एक कमरे के सामने से जब वो गुजरा तो उस कमरे के सामने, वो कमरा बंद था, बाकी के दरवाजे ऑलमोस्ट खुले हुए थे। उस कमरे के सामने जब गुजरा तो उसको ऐसा लगा, वो बातें करते हुए आ रहे थे, जैसे कमरे के आगे से कुछ तेजी से गुजरा हो। वो समझा क्योंकि ये 2 हैं, शायद वो बुढ़िया ही होगी इस कमरे में। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो बहुत तेजी से गुजरी थी। अगर वो बुढ़िया थी तो इतनी तेजी से नहीं गुजर सकती, लेकिन उसने पूछना नहीं। उसी तरह चलते रहे यहाँ तक कि पूरा घर उन्हें दिखा दिया। बहुत बड़ा घर था, इसके अंदर 5-6 बेडरूम बने हुए थे। उन्हें सारे बेडरूम उसको दिखाए, सिर्फ उसी कमरे के जिसमें शायद वो बुढ़िया थी, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो गया तमाम कमरों में बुढ़िया नहीं थी। और वो सब कमरों को खोल खोल के दिखाते रहे थे। उस कमरे में शायद वो बुढ़िया थी, सो रही थी, बैठी थी, उन्होंने उसको खोल के नहीं दिखाया था। घर बहुत ही शानदार था, बहुत ही सलीके से सजाया गया था। नज़र नहीं आता था कि इतना पुराना घर अंदर से इतना शानदार होगा। उसने कहा, आपका घर वाकई काबिल तारीफ़ है, जिस तरह का आपने मुझे घर दिखाया है। मैं हैरान हूँ, बाहर से तो लगता है बहुत पुराना बना हुआ घर, लेकिन अंदर से तो ये बहुत खूबसूरत है। तो वो बोले, हमारे आबाओ अजदाद भी यहीं रहते थे, इसलिए हम इसको नया तो तामीर नहीं कर सके, लेकिन अंदर इसकी सजावट हम ऐसे रखते हैं जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने रखी हुई थी।
उनको भी घर अंदर से बहुत सजा हुआ अच्छा लगता था। बातें करते हुए वापस कमरे में आ गए। फिर उसके लिए वही भुना हुआ गोश्त था जो पहले भी वो इतने मज़े से खा चुका था, उसको गोश्त दिया गया। उसने उसी गोश्त को खाया। अब वो चला फिरा था, काफ़ी कदम चला था, लेकिन अब फिर से उसको नकाहत, कमज़ोरी महसूस हो रही थी। फिर से उसने कहा, मुझे लग रहा है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, आप सो जाइए। और यूं वो बिस्तर पे लेटा और सो गया। वो कितनी देर सोया ये तो नहीं जानता था, लेकिन ये रात का कोई पहर था जब उसकी आंख खुली उस तकलीफ से जो उसके बाजू पे हो रही थी। उसने जैसी अपनी आंखें खोली तो उसको नींद से बेदार हुए थोड़े से सेकंड लगते हैं। चंद सेकंड में उसको अंदाज़ा हुआ गहरी नींद में था, वो जाग चुका है। कमरे की छत की तरफ अंदाज़ा हुआ कि मैं कमरा है जिसमें लेटा हूँ, और साथ ही उसकी निगाह उसी बाजू पे गई जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ हुई थी। और तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि वो गहरी नींद से उस बाजू की वजह से जागा था। और जैसे ही उसने उस बाजू की तरफ गर्दन मोड़ी तो उसका सांस भूल गया कि वो सांस ले सकता है। वो भूल गया कि वो कोई इंसान है। इतना खौफनाक मंजर उसके सामने था जिसका वो सोच भी नहीं सकता था। उसने देखा कोई साया सा उसके बाजू पे इस तरह झुका हुआ है कि उसने सर तो देखा, लेकिन उसका जो मुंह था उसके बाजू पे झुका हुआ था। और जैसे ही उसको एहसास हुआ तो उसके मुंह से एक दबी दबी चीख निकली, हाँ। और जैसे उसके मुंह से वो चीख निकली, खौफ के आलम वो चीख थी, तो वही जो साया सा था जो उसके बाजू पे झुका था, उसी लम्हे उसने अपना मुंह उठाया ऊपर, तो वो जिसका सर इंसान की तरह नज़र आ रहा था, उसका चेहरा उसी बिल्ले की तरह था, उस बिल्ली की तरह था जिसने उसको जंगल में देखा था और गोलियां चलाने पे भी उसको कुछ नहीं हुआ था। वैसी ही लाल सुर्ख उसकी आंखें थी, जिन आंखों को वो कभी नहीं भूल सकता था, क्योंकि पहले ही लम्हे में जब वो दोनों जंगल में मुड़े थे और उसकी निगाह उस बिल्ली पे, उसके कद पे और स्पेशली उसकी आंखों पे पड़ी थी, तो वो मुजस्सम से हो गए थे, पत्थर के बन गए थे। अभी भी वही सेम आंखें इस काले साये की थीं और वो इसके बाजू से खून चूस रहा था। जैसे ही उस साये ने इसकी तरफ देखा, उसकी लाल सुर्ख आंखों ने शान को देखा, तो साथ ही वो काला स्याह साया जो बिल्कुल बिल्ली के रंग और रूप की तरह था, गायब हो गया। जैसे ही गायब हो गया, उसने अपने बाजू की तरफ देखा, सेम उसी जगह पे जहाँ पे पट्टी बांधी गई थी, जहाँ पे उसको जूलिया ने कहा था 2 कांटे चुभे थे और मैंने पट्टी कर दी, वो उसी जगह पे ही खून चूस रहा था। अभी भी वहाँ पे खून जमा हुआ था, ताज़ा ताज़ा खून लगा हुआ था, कुछ जम चुका था, जैसे काफ़ी देर से वो उसका खून पी रहा हो। जल्दी से उसने खून साफ किया और अपनी पट्टी बाजू पे बांध दी। रात का टाइम था, वो जगा नहीं सकता था कि मैं कैसे उठूं और मैं जूलिया को बता सकूं कि वो काली बिल्ली जो मुझे जंगल में मिली थी, जो मैंने वाकया आपको सुनाया, वो आपके घर में भी आ चुकी है और उसने मेरे बाजू से खून पिया है, वो आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो बेचैन था, इस इंतज़ार में था कि जूलिया आए और मैं उसको बता सकूं। वो इसी बेचैनी में उठ के टहलता रहा। हाथ में उसकी घड़ी नहीं थी, सिर्फ वो कमरे में रोशनी जलती थी, उसी से उसको अंदाज़ा होता था क्या टाइम है क्या नहीं। एक अंदाज़ा ही लगा सकता था, बाहर के टाइम का उसको सही माने में पता नहीं था। वो टहलता रहा यहाँ तक कि उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाके जूलिया को बुलाऊं। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही है बताने के लिए कि घर में वो बिल्ली नुमा जानवर मौजूद है। अभी वो गायब हो गया है, वो आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बहुत अच्छे लोग हैं, केयर करने वाले लोग हैं। और वो जैसे ही अपने बेडरूम से बाहर निकला तो बाहर खामोशी पड़ी हुई थी, ऐसी खामोशी जैसे सब सो रहे हों या कहाँ पे हों। तो वो आहिस्ता से चलता हुआ मुख्तलिफ़ कमरों की तरफ गया, लेकिन हर तरफ खामोशी थी। उसको लगा जैसे वो लोग बाहर कहीं गए हुए हैं। वो चलता हुआ वापस अपने कमरे की तरफ आ रहा था कि उसके कानों ने एक कहका सुना, जिसका मतलब था वो घर में मौजूद हैं। और जब उसने मुड़ के उस तरफ देखा जिस तरफ से कहका आया था, तो ये वही कमरा बनता था जो पहले भी बंद था। उसने उसके आगे से किसी साये को देखा था, जहाँ पे शायद वो बुढ़िया थी जो जूलिया की सास थी।
वो चलता हुआ उसी कमरे की तरफ गया कि मैं इनसे बात कर सकूं। तो जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो उसके कानों ने टॉम की आवाज़ सुनी। वो कह रहा था, अब मेरे ख्याल में इस खेल को ख़त्म कर देना चाहिए, हमें इस बंदे का खून पी जाना चाहिए, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इसका दोस्त भी भाग गया है, कहीं ये ना भाग जाए, तो अब हम लोगों को और ज़्यादा नहीं इंतज़ार करना चाहिए, ताज़ा ताज़ा खून है, पी लेना चाहिए। तो साथ ही जूलिया का कहका सुनाई दिया और वो कह रही थी, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? माना इसका दोस्त भाग गया है, लेकिन दूर तो नहीं जा सकेगा, पकड़ा जाएगा। तुम जानते हो ना, हमसे कोई आज तक बच के गया है। और रही इसकी बात, इसके लिए तो हमारी बिल्ली ही काफ़ी है, वो इसका खून पी जाएगी। और वो तीनों कहका लगाकर हंसना शुरू हो गए। एक इंसान अपने बारे में सुन रहा है जिसने कुछ देर पहले अपनी आंखों से किसी को खून पीते देखा था, जिसका चेहरा एक अजीबोगरीब बिल्ली की तरह था, आंखें लाल सुर्ख थीं, और वो साया चीख मारते ही गायब हो गया था। और ये तीनों उसी का जिक्र कर रहे थे। उससे मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ कि जूलिया ये क्या कह रही है, वो इतनी अच्छी लड़की, मेरा ख्याल करने वाली, मेरी पट्टियाँ बांधने वाली लड़की इस तरह की बात कर रही है। उसको समझ ही ना आया कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ। जैसे वो उसका दिमाग मऊफ सा हो गया, उसके अंदर डर की एक लहर सी आई, उसकी पूरी कमर के अंदर एक दर्द की, एक खौफ की लहर आ गई। उसके बावजूद उसको समझ ना आई, उसका हाथ दरवाजे की तरफ चला गया। वो शायद दरवाज़ा खोलना नहीं चाहता था, लेकिन अनजाने में उसका हाथ दरवाजे की तरफ चला गया और शायद दरवाज़ा खुला हुआ ही था, यह हाथ लगा तो दरवाज़ा खुद ही खुल गया। और जैसे ही दरवाज़ा खुल गया, वो जो तीनों सामने मौजूद कहके लगा रहे थे, एकदम इस तरह दरवाज़ा खुलने से खामोश से हो गए। उम्मीद उनको भी नहीं थी कि कोई इस तरह दरवाज़ा खोलेगा। चौंक से गए, जैसे थोड़े से घबरा से गए हों। सामने शान खड़ा था और शान, दरवाज़ा तो खुल चुका था लेकिन उसकी आंखें अब पत्थर की हो गई थीं। सामने तीन ऐसे चेहरे मौजूद थे जो इंतहाई खौफनाक चेहरे, काले स्याह चेहरे। तीनों की आंखें उसी काली बिल्ली की तरह थीं, उसी काली बिल्ली जो जंगल में मिली थी, जो उसके बाजू पे खून पी रही थी, वही तीनों की आंखें बनी हुई थीं। और उनके आगे के जो दांत थे वो लंबे लंबे थे, वो इंतहाई भयानक बुरे थे। वो जो इंतहाई नीली आंखों वाली हसीनो जमील किसी और जहां से आई परी लगती थी, अब वो चुड़ैल से भी बदतर और खौफनाक नजर आ रही थी, चुड़ैल से भी बदतर। वो जो चौंक से गए थे, एकदम से जब उन्होंने देखा कि इसने देख तो लिया है, तो फिर तीनों ने मिलके कहका लगा दिया कि लो, शिकार खुद ही चल के आ गया है। सिर्फ उन तीनों के चेहरे भयानक नहीं थे, आंखें लाल नहीं थी, उनके बीच में पड़ा हुआ एक मुर्दा इंसानी जिस्म भी था, जिसको वो बैठे खा रहे थे। काफी हिस्से उसके खा चुके थे। तो जूलिया बोली, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था। टॉम कह रहे थे अब देर नहीं करनी चाहिए, तो बेचैनी तो तुम्हारे अंदर भी लग गई है, तो आओ फिर देर नहीं करते, खून पी ही लेते हैं। ये जो जिस्म देख रहे हो ना, ये जिस्म, ये भी एक मुर्दा जिस्म है। हम वो हैं जिनका आज तक किसी को राज मालूम नहीं हो सका। हाँ, हम इंसानों में से नहीं हैं, हम एक ऐसी मखलूक हैं। तुम भी, अगर तुम्हारा दोस्त भी अगर हमारा राज जान लेता, या तुमसे पहले भी जितने आज तक आए जो मारे गए वापस नहीं जा सके, अगर वो हमारा राज जान लेते तो फिर वो हम पे काबू पा सकते थे, हमें मार सकते थे। जब तक हमारा कोई राज ना जाने, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। वो जो चेहरे, जो रूप तुमने खूबसूरती के देखे, वो अपना धार सकते हैं। इंसान का ताज़ा गोश्त खाना और उसका खून पीना हमारा सबसे पसंदीदा मशगला है। कोई बात नहीं, जब हमें इंसान ताज़ा नहीं मिल सकता, तो फिर ये जो टॉम है ना, कब्रिस्तान से ताज़ा लाश निकाल के ले आता है, इंसान की लाश। फिर हम उसको मज़े मज़े से खाते हैं। उसका गोश्त बहुत मज़ेदार होता है, उतना मज़ेदार नहीं होता जितना ताज़ा इंसान का गोश्त खाने का मज़ा आता है, लेकिन ताज़ा लाश का गोश्त होता है ना मज़ेदार, क्योंकि तुमने भी खाया ना टॉम, भुना हुआ गोश्त जिसको बहुत मज़े ले लेके खा रहे थे, वो यही मुर्दे का गोश्त था, ताज़ा बुढ़िया मुर्दा।
एक बुढ़िया ताज़ा ताज़ा मरी थी जिसको देखो हम कितना खा चुके हैं, तुम भी खा गए हो। वही तुम्हें खिलाया है जो तुम्हें बहुत पसंद आया है। प्यास लग रही थी ना, बार बार पानी पी रहे थे, हम देख रहे थे। वो इसी मुर्दा लाश का गोश्त था जो तुमने खाया है। और फिर कह के लगाने शुरू कर दिए। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं थी कि वो वहां से भाग सकता या वहां से निकल सकता। वो खड़ा मुजस्सम ही था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। तो उसी लम्हे जूलिया अपनी जगह से उठी, और जैसे ही उठी वो इस अंदाज में आगे बढ़ी कि इसकी गर्दन के ऊपर अपने दांत रखे और उसका खून पीना शुरू कर दे। वो इतनी भयानक थी, ऐसी बदसूरत, ऐसी चुड़ैल, इतने गंदे बाल, उसके मुंह पे इतनी झुर्रियां, ऐसी काली रेड कलर की लाल सुर्ख आंखें कि वो वैसे ही एक मुर्दा इंसान का जिस्म खा चुका था, उसको उल्टी आ रही थी। मुर्दा इंसानी जिस्म जो आधा खाया गया था सामने पड़ा हुआ था, और वो तीनों इंतहाई बदसूरत, किसी शैतान और चुड़ैलों से भी ज़्यादा जो बदसूरत लग रहे थे, उन्हीं में से एक बदसूरत चुड़ैल चलती हुई उसके करीब उसके खून पीने के लिए आ रही थी। और जैसे ही वो उसके करीब पहुंची तो वो हिल तक नहीं सका, कुछ भी नहीं कर सका, और उसने अपने दांत उसकी गर्दन पे रख दिए। जैसे ही अपने दांत उसकी गर्दन पे रखे तो उसको लगा दो सोयां थी जो उसकी गर्दन पे चुभ सी गई हैं, और ऐसा लगा जैसे खून कोई खींचता है, बाहर खून वो खींच रही है। अभी उसने खून पीना ही शुरू किया था कि एक जोरदार आवाज आई। ये रिचर्ड की आवाज थी, और उसने कहा शान। जैसे ही शान का लफ्ज हुआ तो वो जो खून उसका पी रही थी वो चुड़ैल पीछे हटी, और उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिस पे आग लगी हुई थी, और उसने कहा शान होश में आओ, मुझे पता है तुम होश में नहीं हो, होश में आओ। और ये जुमले बोलने से ऐसे लगा जैसे शान होश में आ गया हो। उससे पहले वो एक सहर में था, एक जादू में था, कुछ भी नहीं बोल पा रहा। तो उसने कहा शान होश में आओ, नॉर्मल करो अपने आप को, मैं जान गया हूं उस राज से, इनको कैसे मारना है, ये कौन सी मखलूक है, मुझे इस राज का पता लग गया है। और फौरी तौर पे वो जो उसके हाथ में पकड़ी हुई आग की लकड़ी थी, जिस लकड़ी को उसने आग लगाया था, वही तेजी से लेके आगे बढ़ा, और उसने जल्दी से वही आग जूलिया को लगा दी। जैसे ही जूलिया को वो लकड़ी टच हुई, वो आग टच हुई, उसके जिस्म ने एक ऐसी आग पकड़ ली जैसे पेट्रोल डाल दिया गया हो, मट्टी का तेल डाल दिया गया उसके जिस्म पे। और जब मट्टी का तेल डाल के आप आग लगाते हैं तो जितनी जोर का शोला उठता है, ऐसे ही एक उसके जिस्म में शोला सा उठा और पूरे जिस्म को आग लग गई। उस कमरे में चीखों पुकार की आवाज़ें थी जो जूलिया की थी, वो आग में जल रही थी, और उसका जिस्म तड़पता फिर रहा था, आग से जल रहा था। आग की तपिश से वो चीखती चिल्लाती फिर रही थी, कभी कमरे में वो वहां गिरती, कभी वहां गिरती। उसके पूरे वजूद को जो आग लगी हुई थी उसको शदीद तकलीफ दे रही थी, उसकी चीखें आसमान को छू रही थी। और इतनी खौफनाक चीखों से शान और रिचर्ड सहम से गए थे, इतनी भयानक चीखें उन्होंने कभी भी नहीं सुनी थी। वो चीखें सुनने में ऐसे डरे कि उस हमले का उनको अंदाज़ा ही नहीं था। वो जो बुढ़िया वहीं पे मौजूद थी, उस बुढ़िया ने एकदम से रिचर्ड पे ऐसा हमला किया कि दोनों को नहीं अंदाजा था कि इतनी तेजी से वो पहुंचेगी और हमला कर देगी। इतनी तेजी से उसके करीब पहुंची और उसको जोर से हाथ मारा कि उसके हाथ में जो पकड़ी हुई लकड़ी थी वो दूर जा गिरी, और वो सीधी उसके ऊपर इस अंदाज में पहुंची कि उसने अपने दोनों दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। शान वो जो पहले शहर में था, जादू में था, जो दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था, पूरे मंजर को देख के सहम सा गया था। एक मुर्दा लाश जिसको वो खा रहे थे, ऐसे भयानक चेहरे, जो वो गुमसुम सा हो गया था। इस वक्त वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था, जिस्म कपकपा रहा था, दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन इस वक्त होश में था। और फौरन एक बात उसके जहन में आई कि मुझे कुरानी आयात पढ़नी चाहिए। फौरी तौर पे उसने कुरानी आयात का जैसे ही विर्द किया और उसके ज़ुबान से ऊंची अल्फाज में कुरानी आयात निकली और उसने सूरत की तिलावत ऊंची अंदाज में की। अनजाने में वो ऊंची आवाज़ में पढ़ गया, वरना वो तिलावत करना चाह रहा था। जैसे ही ऊंची आवाज़ हुई तो वो जो दांत गाढ़े उसके ऊपर चढ़ के बैठी थी वो बुढ़िया, एकदम से उसने अपनी गर्दन मोड़ी और गुस्से से शान को देखा, जैसे कह रही हो बंद करो इसको पढ़ना।
और तब शान को अंदाज़ा हुआ जैसे ये पढ़ना उसके लिए तकलीफ़ दे है, वरना वो तो उसको मारने के लिए उसकी गर्दन से खून पी रही थी मेरी इस कुरान मजीद पढ़ने से, इस ऊंची आवाज़ से कुरान पढ़ने से। अगर वो गुस्से से मुड़ी है और गुर्रा रही है तो इसका मतलब है ये इसके लिए तकलीफ दे है। उसने और पढ़ना शुरू कर दिया और वो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था, वो जो दोनों हाथों से उसको जकड़ के बैठी थी, बुढ़िया उसके सीने पे चढ़ के बैठी थी, उसने अपने हाथों से उसको छोड़ दिया और मुड़ना शुरू हो गई इस अंदाज में जैसे गुर्रा के कह रही हो छोड़ो इसको, मत पढ़ो इसको। और यही टाइम था जब रिचर्ड को मौका मिल गया। उसने फौरी तौर पर अपने करीब पड़ी हुई उस लकड़ी को उठाया जिस पे आग लगी हुई थी और एक तेजी से जिस तरह वो बुढ़िया आई थी उसी तेजी से उसने लकड़ी को उठाया और बुढ़िया को लकड़ी टच कर दी। लकड़ी टच करने की देर थी कि बुढ़िया को भी उसी तरह आग लग गई जिस तरह जूलिया को आग लगी थी। और वो तिलावत जो कर रहा था शान, उसकी वजह से वो जो टॉम कमरे में मौजूद था वो निकल नहीं पा रहा था, वो भी खड़ा वहाँ पे गुर्राए जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे इस तिलावत की वजह से वो निकल नहीं पा रहा हो, वरना वो भागना चाहता तो भाग सकता था। और शान को तब अंदाज़ा हो गया मेरे इस पढ़ने से वो भाग नहीं पा रहा। वो और पढ़ता गया और उसने रिचर्ड को इशारा किया लगाओ इसको आग, और रिचर्ड आगे बढ़ा, उसने उसको भी आग लगा दी। वो अपनी जगह से हिल नहीं सका, वो अपना बचाव नहीं कर सका, जैसे उसका जादू इन आयात की वजह से ना चल पा रहा हो, बुढ़िया का जादू भी ना चल पा रहा हो। और इस कमरे में तीनों की चीखों पुकार थी और तीनों की जिस्म आग से जल रहे थे। यहां तक कि देखते ही देखते उनके जिस्म ऐसे राख बन गए और जैसे ही वो राख बने ऐसा लगा जैसे कोई धुआं सा था, वो धुआं उनके जिस्म से निकल गया, तीनों के जिस्म से धुआं सा निकल गया और जमीन पे एक राख गिर गई बकायदा। थोड़ी ही देर लगी उनको जलने में और ना सिर्फ वो जले बल्कि धुआं बन के भी वो एक अजीब सा धुआं साया सा बन के उड़ गया और जमीन जहां जहां पे वो थे वहां पे राख पड़ी हुई थी। तभी शान ने पढ़ना बंद किया और उठा, रिचर्ड को गले लगा लिया। वो दोनों दोस्त गले लगा के अजीब से अंदाज में चिपके रहे एक दूसरे को, जैसे अभी तक हिम्मत ना आ रही हो। और जब हौसला हो गया कि अब वो इस शहर से बच गए हैं, इन अजीबो गरीब मखलूक से बच गए हैं, तो शान बोला अभी वो बिल्ली जिंदा है। तो रिचर्ड बोला नहीं, मैंने उसको भी ख़त्म कर दिया है। कुछ देर तक जब वो बेहतर अपने आप को महसूस करने लगे तो उन्होंने कहा ओ निकलो यहाँ से, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, चले जाना चाहिए यहाँ से। वो दोनों दोस्त जैसे ही बाहर निकले तो शान ने पूछा मैं अभी तक बेचैन हूँ रिचर्ड, तुम्हें इस राज का कैसे पता लगा जो उन्होंने मुझे कहा था कि हम इंसान नहीं कुछ और मखलूक हैं और हमारे राज से आज तक कोई वाकिफ नहीं हो सका, तुम्हें कैसे पता लगा और तुम यहां तक कैसे पहुंचे? उसने कहा जब बिल्ली के साथ वो वाकया हुआ था और हम दोनों भागना शुरू हुए थे तो दरमियान में ही तुम किसी और सिमत भाग गए, मैं किसी और सिमत भाग गया। और मैं भी जब एक जगह पे थक गया तो थक के बैठ गया, पीछे बिल्ली नहीं थी और मैं ढूंढते ढूंढते मुझे दूर एक लकड़ी का मकान नज़र आया। रिचर्ड कहता है मैं चलता हुआ उस मकान पे गया, मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो बाहर ये टॉम निकला। मैंने उसे कहा मुझे हेल्प की ज़रूरत है। मैं इतनी ज़्यादा मुझे चोटें नहीं लगी थी लेकिन मेरी हालत फिर भी थोड़ी सी ख़राब थी। ये मुझे लेके अंदर गया और मुझे कहा क्या हुआ है। मैंने इसको अपनी सारी कहानी सुनाई तो उसने कहा आओ तुम्हारे दोस्त को ढूंढते हैं। टॉम और रिचर्ड कहता है हम दोनों जंगल में चले गए तो मैं काफ़ी देर ढूंढते रहे लेकिन तुम्हारा कहीं पे कोई अता पता नहीं था। फिर वो मुझे लेके घर आया और कहा ढूंढ लेंगे, तुम रात गुजारो, कल फिर से हम उसको ढूंढेंगे, परेशान मत हो। यह अजीब व गरीब वाक़या है जिसको सुन के वो भी हैरान हो रहा था। उन्होंने मुझे भुना हुआ गोश्त दिया था जो बहुत ही लजीज था। मैंने वो गोश्त खाया और मैं सो गया था। मैं कितनी देर सोता रहा ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं एक कमरे में था। मैं उठा हूं और उठ के कमरे से बाहर आया हूं। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आया हूं तो मैं चलते चलते कमरे के पास आया हूं। अंदर ये लोग बातें कर रहे थे। पता नहीं वहां पे खड़े हुए क्या हुआ है कि मुझे चक्कर सा आया है, मैं गिर सा गया हूं।
मैंने इनकी बातें नहीं सुनी, सिर्फ एक चक्कर सा आया है, मैं गिर सा गया हूं। और जब मेरी आंख खुली है तो मैं उसी कमरे में था जिस कमरे में अभी ये सारा वाकया हुआ है। मेरी आंख खुली है, मैं एक बिस्तर पे लेटा हुआ था, मैंने देखा वो बुढ़िया मौजूद है। मैं उसी जगह पे लेटा ही हुआ था कि मैंने बाहर से तुम्हारे बोलने की आवाज़ सुनी है। तुम्हारे साथ दो और लोगों के बोलने की भी आवाज़ आ रही थी, मर्द और औरत की, और तुम उनके साथ बोलते हुए इस कमरे के आगे से गुजरे हो। और मैं अपनी जगह से उठने लगा हूं कि पता नहीं इस बुढ़िया ने क्या किया है। तेज़ी से मेरे मुंह से ऐसे हाथ सा रखा है और मुझे नींद सी आ गई है। उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रहा। और ये वो लम्हा था, शायद मैं जो बता रहा हूँ आपको कहानी में, कि वो जब वो वहाँ से गुजर रहे थे और शान ने तेज़ी से किसी साये को देखा था, तो वो साया नहीं, वो बुढ़िया थी जो तेज़ी से आगे से हटी थी। वो कह रहा जब मेरी आंख खुली है तो मैं अभी तक उसी कमरे में था और ये रात का टाइम था, शाम का टाइम था। कहता है रात का टाइम, जब मैं उसने मेरे मुंह पे हाथ रखा था तो मैं बेहोश सा हो गया था, जैसे नींद सी आ जाती है, ऐसे नींद सी आ गई थी। और जैसे ही मेरी आंख खुली है तो मुझे, तुम्हें पता है, एक सिगरेट पीने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैंने काफ़ी देर से सिगरेट नहीं पी थी, मुझे शदीद तलब हुई थी। जैसे ही मेरी आंख खुली है तो फौरी तौर पे मेरा हाथ अपनी जेब के अंदर गया है, लाइटर और सिगरेट निकाल के मैं सिगरेट पी सकूं। मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें पता है सिगरेट पीने वाले जो लोग होते हैं उनको जब काफ़ी टाइम गुजर जाए सिगरेट पीते हुए तो शदीद तलब होती है। जैसे ही मेरी आंख खुली तो पहला दिमाग में ख्याल आया मैं सिगरेट पीऊँ, और मैंने अपनी जैसे ही जेब में हाथ डाला तो लाइटर मौजूद था। सिगरेट की डब्बी मेरी जेब में नहीं थी, शायद दूसरी जेब में थी। और मैंने लाइटर निकाल के जैसे ही लाइटर जलाया रोशनी करने के लिए, एक अंधेरा सा हो रहा था कमरे में, और जैसे ही मैंने रोशनी की तो उसी वक्त मुझे मेरे बाजू पे कोई झुका हुआ महसूस हुआ। सुई तो चुभ रही थी लेकिन इतनी दर्द नहीं हो रही थी, मैं हैरान था। और जैसे मैंने लाइटर जलाया तो आग की वजह से वो जो भी मेरे बाजू पे झुका हुआ था एकदम उसने सर हटाया और जल्दी से पीछे हटा, इस अंदाज में जैसे आग को देख के डर गया हो। और उसको देखने के लिए मजीद मैंने आग उसकी तरफ की जैसे उसके चेहरे को देख सकूं ये कौन है। तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ वो आग से इतना डरा, उसकी आंखें उसी तरह लाल सुर्ख थीं जैसे उस काली बिल्ली की आंखें थीं, बिल्कुल उसी तरह की उसकी जिसामत, लाल सुर्ख आंखें थीं। और मैं लाइटर की रोशनी उसको देखने के लिए आगे कर रहा था कि कौन है, इसका चेहरा देखूं। और वो इस तरह हाथ पीछे करके डर रहा था जैसे आग से उसको डर लग रहा, और वो भाग गया। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग आग से डर रहे हैं, ये जो चीज़ भी थी आग से डरी है। और मैं उसी वक्त उठाऊं, बाहर निकला हूं, कोई भी नहीं था। मैं गेट खोल के बाहर निकल गया और मुझे एक बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये आग से डरा है जो भी था, इसका मतलब है आग से ये लोग डरते हैं। मैं भागना चाह रहा था, एकदम मेरे दिमाग में ख्याल आया, मैंने दोस्त शान की आवाज़ यहीं पे सुनी थी, वो गुजर रहा था उनके साथ, तो मेरा दोस्त तो वहीं है, मैं उसको छोड़ के क्यों जा रहा हूँ। तभी मैंने फैसला किया कि मैं सारी ज़िंदगी अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा अगर अपने दोस्त को इस हालत में छोड़ के चला गया। मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। और मेरे पास एक राज आ गया था कि ये लोग आग से डरते हैं, मैं अपने दोस्त को बचा सकता हूँ आग जलाकर। क्योंकि जिसको मैंने देखा था और लाइटर से उसको पीछे किया था तो उसका चेहरा मैंने पहचान लिया था। वो लाल सुर्ख तो आंखें हो चुकी थी लेकिन वो टॉम था। तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग आग से डर रहे हैं और ये खून पीते हैं। मेरे बाजू पे दो निशान थे जैसे किसी ने खून पिया हो। मैं बाहर निकला, मैंने लकड़ी खुश्क वाली उठाई और उसको आग लगाई। अभी आग लगा ही रहा था कि मेरे सामने वही काली बिल्ली आगे खड़ी हो गई जो शुरू में हमने दोनों ने देखी थी, जिस पे हमने गोली चलाई थी। आग में लकड़ी को जला चुका था, लकड़ी पे आग लगी हुई थी। जैसे वो बिल्ली मेरे करीब आई मैंने आग उस पर फेंक दी। जैसे लकड़ी ज़ोर से मारी, वो इतनी तेज़ी से लकड़ी जाके उसको लगी कि उसके वजूद को आग लग गई। और देखते ही देखते वो बिल्ली घुराते घुराते धुआं सी बनी और गायब हो गई, नीचे ज़मीन पे राख पड़ी हुई थी। तब मुझे अंदाज़ा हो गया जिस शहर को, जिस जादू को, जिस बात को हम समझ नहीं पा रहे थे, ये 100% और यकीन हो गया, आग ही बचाव का रास्ता है। फिर से मैंने लकड़ी को आग लगाई और उसके बाद मैं अंदर दाखिल हुआ तुम्हें बचाने के लिए। और जब मैं दाखिल हुआ तो उस वक्त मैंने देखा कि वो चुड़ैल तुम्हारी गर्दन पे दांत रख चुकी थी। तभी मैंने जब तुम्हारा नाम पुकारा शान, तो वो पीछे हटी और आगे बढ़ के डरते डरते, खौफ मेरे अंदर भी था, जान मेरी भी जा सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि दोस्त को छोड़ के जाने से बेहतर है हम दोनों ही वहीं पे मर जाएं।
मैं खौफ के बावजूद अंदर आया और जब मैंने आग उसके करीब की तो आग उसको लग गई, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे सामने है। उसके बाद वो दोनों दोस्त जैसे कैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचे और उसके बाद रवाना हो गए। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, वहाँ की जो इंतज़ामिया थी, जो पुलिस होती है, उनको हमने इन्फॉर्म किया और हम वहाँ पे गए, लेकिन उसके बाद कहीं पे भी वो हमें घर, जो जंगल में लकड़ी का घर बना हुआ था, वो हमें नहीं मिला। वो लोग यही समझते रहे कि हमने कोई दारू शारू पी रखी होगी, नशे में होंगे या क्या हुआ, और हम उनको यकीन दिलाते नहीं ये सब कुछ हुआ है। तो कहते थे वो कहाँ है, वो हमें लकड़ी की बिल्डिंग दिखाओ, लेकिन फिर हमें वो लकड़ी की बिल्डिंग नज़र कहीं पे भी नहीं आई। उन लोगों ने हमारी बात का यकीन नहीं किया, लेकिन ये सच है, ये वाक़या हमारे साथ हुआ था। वो जंगल में वो बिल्डिंग कहाँ खो गई, हम उसको ढूंढ नहीं सके। जादू की बनी हुई वो बिल्डिंग थी, क्या हुआ हमें इसका आज तक नहीं पता लग सका। ना ही हम दोबारा गए, जब हम इंतज़ामिया को लेके वहाँ पे गए थे तब काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो हमें लकड़ी की बिल्डिंग नहीं मिली थी। अगर मिल भी जाती तो अंदर तो कोई भी नहीं था, लेकिन हमने फिर भी बताना तो था। तो उसके बाद वो कहते हैं कि वो ये वाक़या अपने दोस्तों को जहाँ कहीं बैठते तो सुनाते हुए भी उनके चेहरे पे शदीद खौफ होता था, और सुनने वाले को अंदाज़ा हो सकता था ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है, ये वाक़ई उनके साथ बीता हुआ सच्चा वाक़या हुआ है जो जंगल में उनके साथ हुआ था। और उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई और उनकी कहानी एज़ इट इज़ मैंने आप लोगों को सुना दी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी कहानियाँ भेजते रहिए। हर हफ्ते मैं अपनी कहानी भी एक ज़रूर आपको सुनाता हूँ, और आपकी भी बनाई हुई 3 कहानियाँ आपकी, और कोशिश करता हूँ मैं एक कहानी जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हो वो मैं आपको सुनाऊँ और 3 कहानियाँ आप लोगों की हो। तो तरीका वही है, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 0092, ये पाकिस्तान का कोड है 3136655500। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कहानी। रिपीट कर देता हूँ, नंबर 0092, पाकिस्तान का कोड 3136655500, और पाकिस्तान से भेजनी हो तो डायरेक्ट मिलाएं 031366555500। कहानी आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं मुझे, या लिख के भी भेज सकते हैं। वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें या लिख के भेजें, दोनों सूरतों में आपने आखिरी लफ्ज़ जो लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY, या फिर लिख सकते हैं OCS, O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। OCS लिख दें आखिर में, या फिर स्टोरी आपने लाजमी लिखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आए होते हैं और पहले मोबाइल को खोलते ही मैं देखता हूँ कोई स्टोरी या OCS तो नहीं लिखा हुआ होता है, तो उसको खोल के नंबर दे के मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे आपका नंबर आएगा तो कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाती है। आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।